हेलो दोस्तों, आज मैं पढ़ाने वाली हूँ कक्षा 9 का अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीवन की मौलिक इकाई का कौन होती है? आपकी कोशिका होती है। इसे जीवन की मौलिक इकाई बोलते हैं। मूलभूत इकाई, संरचनात्मक इकाई ऐसा बोला जाता है कोशिका को। तो ये क्यों कहा जाता है, मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने की थी इसकी खोज सन 1665 में। ठीक है, तो किस में की थी रॉबर्ट हुक ने? कॉर्क में की थी। कैसे की थी? तो वो उन्होंने करी थी एक सूक्ष्मदर्शी में। जब उन्होंने कॉर्क की स्लाइड को देखा तब उन्होंने मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना उन्होंने देखी। यह आपको दिख रहा होगा कि एक मधुमक्खी के छत्ते के समान कॉर्क की संरचना दिख रही है। तो यही उन्होंने रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी में देखा और फिर उन्होंने पता लगाया कि ये मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना है क्या। तब उन्होंने और डिटेल इसमें जब एनालिसिस किया तब उन्होंने देखा कि प्याज की झिल्ली को भी अगर हम सूक्ष्मदर्शी में लगा करके देखते हैं तो उनमें भी ऐसे ईंटों जैसी संरचना दिखाई देती है हमें। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या है? जब उन्होंने और भी एनालिसिस किया तब उन्हें पता चला जो ये कोशिकाएं होती हैं वो आपस में मिल करके एक अंग का निर्माण करती है या फिर एक संरचना का निर्माण करती है। जैसे हो गया, ये आपकी कोशिकाएं दिख रही हैं, ठीक है, और इसमें जो काले काले बिंदु दिख रहे हैं वो हैं केंद्रक। तो ये चीज़ें क्या होती है, संरचनाएँ क्या हो रही हैं? ये संरचनाएँ जो हैं आपकी वो कहलाती हैं कोशिकाएं, जो जिससे अंगों का निर्माण हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हमारे, वो है एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। जो जीव एक कोशिका से मिलकर के बने होते हैं उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। आप जब यहाँ पे देख रहे हैं अमीबा देख रहे हैं और ये पैरामीशियम देख रहे हैं, तो ये है सूक्ष्मदर्शी वाली संरचनाएं की। जब इन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तब हमें इनकी स्ट्रक्चर दिखती है और वो कुछ इस तरह से होती है। तो ये केवल क्या है कि एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं। इनकी संरचनात्मक इकाई जो है कोशिका वो केवल एक ही होती है। और जब हम बहुकोशिकीय जीवों को देखते हैं तो वो अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। उनकी स्ट्रक्चर जो है बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने होती है। ठीक है, तो जैसे हो गए जंतु, पादप, जो आपके आसपास जितने भी जंतु हैं तो सारे बहुकोशिकीय जंतु है। पादप है तो बहुकोशिकीय जीव हैं वो सारे, जो आप अपनी नग्न आँखों से भी देख सकते हैं। परंतु आप जब सूक्ष्मदर्शी लगा के देखते हैं तो कुछ बैक्टीरिया दिखते हैं, कुछ विषाणु दिखते हैं, आपको वायरस दिखते हैं। तो ये सब क्या है, एक कोशिकीय जीव हैं सारे। ठीक है, जो एक ही कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। अब बहुकोशिकीय जीवों की बात करते हैं हम। बहुकोशिकीय जीव में हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। आप ये ना देखें कि एक ही प्रकार की कोशिका अर्थात गोलाकार कोशिकाओं से बने हैं तो सारे गोलाकार कोशिकाओं के ही अंग होंगे, ऐसा नहीं है। विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से भिन्न भिन्न प्रकार के जो अंग बनते हैं जीवों में। जैसे हम देखते हैं चिकनी पेशी कोशिका, इस कोशिका से क्या बनते हैं? इस कोशिका से बनती हैं पेशियाँ। ठीक है, रुधिर कोशिकाएं हैं जिससे रुधिर बनता है। तंत्रिका कोशिका से हमारा क्या बनता है? उससे ब्रेन बन रहा है हमारा। अस्थि कोशिका जिससे अस्थियां बनती है। शुक्राणु हो गए, अंडाणु हो गए, वसा कोशिका हो गई। तो ये सारी कोशिकाएं जो है भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं भिन्न भिन्न अंगों का निर्माण करती है। अब हम देखते हैं कोशिका का संगठन। अब हम कोशिका के संगठन में कुछ चीज़ों को देखते हैं। तो वो होती है प्लाज्मा झिल्ली आपकी सबसे पहली, फिर होता है आपका केंद्रक और फिर आता है आपका कोशिका द्रव्य। अर्थात कोशिका जो है इन तीन चीज़ों से मिलकर के बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। अब हम एक एक को अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि क्या चीज़ें होती हैं ये। तो सबसे पहले बात आती है प्लाज्मा झिल्ली की। तो चलिए, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो क्या होती है? कोशिका का बाहरी परत होती है। आप जब कोशिका की संरचना देखते हैं, जैसे पादप कोशिका हो गई या फिर जंतु कोशिका हो गई, तो उसका जो बाहरी परत जो है, बाहरी आवरण जो आपको दिखेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा? प्लाज्मा झिल्ली होगी। नेक्स्ट है आपका बाहरी वातावरण और कोशिका के अंदर पदार्थों के मध्य आवरण बनाना। जो कोशिका होती है उसके अंदर जो द्रव होता है, जो द्रव भरा होता है, हम देखते हैं जैसे जीव द्रव्य जिसे कहते हैं, उस द्रव को जो बाहरी वातावरण का द्रव होता है उससे क्या करती है? ये पृथक करती है। उससे क्या करती है? ये पृथक करती है और एक आवरण का कार्य करती है।
ठीक है, एक बैरियर का कार्य कर रही है यहाँ पर ये। तीसरा पॉइंट आता है आपका पदार्थों का आदान प्रदान करना। प्लाज्मा झिल्ली जो है वो जीव द्रव्य और जो कोशिका द्रव्य है उसके मध्य जो है पदार्थों का आवागमन करती है, आदान प्रदान करती है उनके मध्य। अगर कोशिका को ग्लूकोज की ज़रूरत होगी तो प्लाज्मा झिल्ली से होते हुए ग्लूकोज अंदर जाएगा, या फिर उससे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होगा तो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा ही वो बाहर निकालेगी। ठीक है, तो प्लाज्मा झिल्ली जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करती है कोशिका में। अब प्लाज्मा झिल्ली के बारे में हम कुछ उसकी प्रक्रियाएं देखते हैं। तो सबसे पहले आती है विसरण की प्रक्रिया, जो आदान प्रदान जो पदार्थों का कर रही है तो वो विसरण प्रक्रिया के द्वारा करती है। ठीक है, तो विसरण प्रक्रिया में हम देखते हैं सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो गैस का आदान प्रदान वो कैसे कर रही है? विसरण प्रक्रिया के द्वारा। और गैस में हम सबसे पहले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विसरण। अब आप यहाँ पर देखते हैं एक सेल है, ये है एक सेल, ठीक है, ये है एक सेल और ये है इसका न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक। अब हम इसमें देखते हैं सेल में जो ये प्लाज्मा झिल्ली है ये बाहरी आवरण बना रही है सेल का। अब इसके अंदर कोशिका के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है और ये ऑक्सीजन की मात्रा है, तो किसकी मात्रा ज़्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है और ऑक्सीजन की मात्रा जो है कम है। और ये बाहरी आवरण है आपका, बाहरी वातावरण है आपका। बाहरी वातावरण में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है और ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब विसरण की प्रक्रिया में क्या होता है? विसरण की प्रक्रिया में ये होता है जो गैस होती है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करने लगती है। तो चलिए देखते हैं कि इनका विसरण कैसे होगा। तो इनका विसरण कुछ इस प्रकार से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा धीरे धीरे क्या करती है? बाहर की ओर विस्तृत होती है। और ऑक्सीजन जो है वो धीरे धीरे अंदर की ओर जाती है। क्यों जा रही है? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है कोशिका के अंदर उसकी सांद्रता अधिक है और बाहरी वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जो सांद्रता है वो कम है। तो अधिक सांद्रता से कार्बन डाइऑक्साइड कम सांद्रता की ओर गमन करती है। ऐसा ही ऑक्सीजन के साथ भी हो रहा है। अब हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर बहुत ज़्यादा निकल जाती है तो क्या हो रहा? बाहरी वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। तो अब इससे उल्टी प्रक्रिया चलेगी। अब क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आने लगेगा और ऑक्सीजन जो है वो बाहर जाने लगेगी। तो ये इस विसरण प्रक्रिया के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान करती है कोशिका। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है? आपकी प्लाज्मा झिल्ली निभा रही है। अब हम इसके देखते हैं परासरण प्रक्रिया। अब हमने विसरण प्रक्रिया देख लिया, परासरण प्रक्रिया देखते हैं। परासरण प्रक्रिया में कोशिका झिल्ली जो है वो द्रवों का स्थानांतरण करती है अर्थात आदान प्रदान करती है। अब इससे हम एक उदाहरण से समझेंगे कि कैसे होता है परासरण की प्रक्रिया। आपने परासरण का जो परिभाषा है वो पढ़ी होगी पिछले लेक्चर्स में। तो उसमें बताया था कि परासरण जो है उसमें क्या होता है? विलयन के जो विलायक होते हैं वो जो है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं। ठीक है, तो ये विसरण प्रक्रिया से ठीक उल्टी प्रक्रिया होती है। और इसमें जो विलायक के अणु जो होते हैं वो क्या होते हैं? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करते हैं। तो इस प्रक्रिया के लिए हम सबसे पहले लेते हैं एक बीकर और लेते हैं एक कोशिका। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या होता है इसमें। अब हम क्या कर रहे हैं? परासरण की प्रक्रिया को समझाने के लिए हमने एक बीकर लिया था। बीकर में हम लेते हैं अति परासरी विलयन अर्थात अधिक सांद्रता वाला विलयन ले लेते हैं। ठीक है, एक घोल ले लिया हमने बहुत ही अधिक सांद्रता वाला। और कोशिका जो है उसके अंदर के जो जीवद्रव्य है उसकी सांद्रता बहुत ही कम है। तो अब क्या होगा परासरण की प्रक्रिया में? जो विलायक के कण होते हैं या अणु होते हैं वो जो है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गमन करने लगेंगे। ठीक है, इस तरह से बाहर की विलयन में जाने लगेंगे। तो इससे क्या होगा? कोशिका जो है वो संकुचित हो जाएगी क्योंकि जो भी उसका विलायक था वो सारा कुछ क्या हो गया है? जीवद्रव्य का वो विलयन में चला गया। तो परासरण की प्रक्रिया हो गई है। तो इसे क्या कहेंगे हम? बाहरी परासरण, जिसमें क्या होता है? कोशिका संकुचित हो जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हम क्या करते हैं? अल्प परासरी विलयन का घोल ले लेते हैं बीकर में और कोशिका में जो है वो बहुत ही अधिक सांद्रता है। तो हम देख सकते हैं कि कोशिका जो है वो बहुत अधिक सांद्रता है और जो विलयन है उसमें बहुत ही कम सांद्रता है। तो अब परासरण की प्रक्रिया में क्या हो जाएगा? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के अणु जाने लग जाएंगे। तो क्या होगा? विलयन से जो विलायक के कण हैं वो सारे कोशिका के अंदर जाने लगेंगे। तो किसके थ्रू जाने लगेंगे? प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा जाने लगते हैं।
तो इससे क्या हो जाएगा, विलायक के अणु जो है वो कोशिका के अंदर पहुंच गए, और अंदर पहुंचने से क्या होगा, कोशिका जो है वो फूल जाएगी, आपकी कोशिका फूल जाएगी और क्या हो जाएगा, अंतःपरासरण, आंतरिक परासरण हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, कोशिका बिल्कुल फूल चुकी है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। हमारे और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।